स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 10th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सैंपल पेपर है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे मजे की बात कि इस सैंपल पेपर को ना आज की इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा, जी हाँ बच्चों, फुल्ली सॉल्व करके यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो टेंशन मत लो, वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए। आपकी जो तैयारी है एग्जाम के लिए बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा इस पेपर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए एमसीक्यू वाला, वो शुरुआत हो जाता है जिसमें 1 नंबर के 20 एमसीक्यू हैं। ओके बच्चों, पहला एमसीक्यू देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और इसका आंसर भी मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, आप अच्छे समझ जाओ। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1919 में रॉलेट एक्ट को भारतीयों के द्वारा मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में कैसे देखा गया था। तो यानी कि जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, इसको भारतीय नागरिकों ने कैसे देखा? तो इन्होंने कैसे देखा? इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से कम करने वाला माना। यानी कि हमारी जो प्राइवेसी है, ठीक है, हमारी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको कम करने के रूप में इसे देखा था रॉलेट एक्ट को, जिसको काला कानून भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखना 1919 में। ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन ये है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों कि राजस्थान के रहने वाले अंकुर ने अपने घर में एक सब मिनरल वाटर पॉइंट लगवाने का फैसला किया। ठीक है, मान लेते हैं आप ही राजस्थान में रहते हो, आपका नाम अंकुर है, आपने क्या किया, अपने घर में एक सब मिनरल वाटर पंप लगाने का फैसला कर लिया। अब ये जो पंप है वो 250 से 300 मीटर की गहराई से भूजल निकालने में सक्षम था। यानी कि जैसे वो होती है ना, क्या नाम है, समर जो होती है वो नॉर्मली कितनी जाती है, 100 मीटर तक जाती है, लेकिन ये जो है वाटर पंप ये 250-300 मीटर तक गया, जो कि पृथ्वी के अंदर से पानी निकालता है। इसी तरीके के पंप लगाने की यह प्रथा पूरे राज्य में तेजी से फैलने लगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ता अभ्यास निकट भविष्य के सबसे अधिक संभावना है? तो कौन सा होगा बच्चों कि अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप पानी की कमी हो जाएगी। जब मान लेते हैं आप जहां पे रहते हो वहां पे एक ही समरसीवर है, तो अभी क्या है कि पानी कम खर्चा होगा, लेकिन वहीं पे जहां पे आप रहते हो मान लेते हो वहां पे 10 लग गए, 20 लग गए, तो पृथ्वी के अंदर भी पानी की लिमिटेशन तो है ही, वो कम हो जाएगी। फिर भौम जल जो है वो कम हो जाएगा हमारा अत्यधिक उपयोग की वजह से। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख लेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो सेकंड है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों कि भारत भर में थर्मल और थर्मल यानी कि जो थर्मल है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इनके वितरण को दर्शाते हुए नीचे एक मानचित्र दिया गया है। तो आपको ये मैप दिया गया है, आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि मानचित्र पर चिन्हित निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा तुलनात्मक रूप से AQI का अनुभव करने की संभावना है। तो ये किसको बेसिकली दर्शाता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो ये दर्शाता है R को। ठीक है, R जो है ये ज्यादा सही बैठेगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन सी जो है ये राइट है। उसके बाद में देखिए, वैसे तो ये प्रश्न दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लेकिन आपके में भी आ सकता है। ठीक है, भारत में सभी क्षेत्रों में घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा उत्पादन की कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है? तो पर्यावरण के अनुकूल यानी कि जो पर्यावरण के लिए अच्छी हो, हितैषी हो, तो कौन सी होगी बिजली देने के लिए? सौर ऊर्जा पैनल हो गए जो सोलर एनर्जी बनाते हैं सूरज की रोशनी से, है ना। चलिए इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसका आपका जो है ऑप्शन जो है सी राइट है, और इस वाले का यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका इसका भी सी राइट है। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन 4 देखो बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि हाशिए के समुदाय को 28 वर्षीय महिला रीना अशिक्षित है। यानी कि जो एक 28 वर्षीय महिला है रीना, वो अशिक्षित है लेकिन पारंपरिक हस्तशिल्प बनाने में बहुत ही माहिर है। यानी कि उसके जो ट्रेडिशनल जो हस्तशिल्प होते हैं वो बना लेती है। उनका परिवार हर दिन 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है इसके अनुसार कि रीना और उसके परिजनों की भलाई में सुधार के लिए कौन सा विकास उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो कौन सा डेवलपमेंट जो पार्टिकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए? वो होगा बच्चों कि रीना और अन्य कारीगरों के लिए अधिक प्रशिक्षण के अवसर पैदा करें। अर्थात वो जो 2 टाइम का रोटी कमाने के लिए बस काम करते हैं, उनके लिए क्या कीजिए, मार्केट में थोड़े अवसर लाइए, अपने वो थोड़े और चीज़ों को बनाएं, मार्केट में बेचें उसको, है ना।
तो ऐसे उन्हें पहले प्रशिक्षित करो अच्छे तरीके से, फिर मार्केटिंग में उनको सिखाओ कि कैसे आप बेच सकते हो, है ना, तो वो ज़्यादा बेचने लगेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्वेश्चन 4 का हमारा राइट आंसर क्या था बच्चों? राइट था हमारा सी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। अब 5 में कहा गया बच्चों, भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों में एक गंभीर समस्या है। एक किताब है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसमें क्या कहा गया है? भारतीय वन जीवन संस्थान, आपसे बच्चों एमसीक्यू में फुल फॉर्म आ सकती है कि WII, ठीक है, भारतीय वन्य जीवन संस्थान। इसने थार रेगिस्तान में 80 किलोमीटर बिजली लाइनों को कवर करते हुए 1 वर्ष के दौरान 4 बस्टर्ड की मौत को उच्च संचरण तारों के कारण पाया है, जिनमें से कुछ पवन टरबाइन से जुड़े हुए थे। तो आपको बताना क्या है, क्या ऐसी बिजली लाइनों की स्थापना उन क्षेत्रों में पुनर्विचार किया जाना चाहिए जहां ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बिल्कुल है भाई, क्योंकि देखो अगर हम विचार नहीं करेंगे तो वो प्रजातियां मारी जा सकती हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला है, जो बोल्ड किया हुआ है, ये राइट है। ओके बच्चों, अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो 5th का आपका जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहां से पढ़ लीजिएगा आप। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब इसमें अभिकथन और कारण है बच्चों। देखो अभिकथन क्या कहता है हमारा, कि सत्ता की साझेदारी समाज में संघर्ष को रोकने में मदद करती है। बिल्कुल ठीक है, जब हम लोग सत्ता के साथ में कोऑपरेट करते हैं अपने नेताओं के साथ में, तो समाज में कोई भी दंगे वगैरह या फिर कुछ भी गलत काम नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि सत्ता साझाकरण यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विभिन्न सामाजिक समूहों को शामिल किया जाए और हाशिए को कम किया जाए और समावेशिता को बढ़ाया जाए। यानी कि जब भी सत्ता के लोग निर्णय लेते हैं तो वे सुनिश्चित करते हैं कि कुछ लोगों को जो समाज में है उनके समूह को शामिल करें निर्णय लेते समय, तो इससे सत्ता की साझेदारी बढ़ जाती है। तो मतलब क्या हुआ, ए आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है बच्चों, है ना। इसी प्रकार से आपका छठे का सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चों कि एक भारतीय राज्य में एक्स और वाई समुदाय सह अस्तित्व और संसाधन साझा करने के मुद्दों पर लंबे समय से संघर्ष में लगे हुए हैं, ठीक है, और तनाव फिर धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें दोनों समुदायों की ओर स्वशासन की मांग उठने लगी है। पहले दोनों एक ही तरीके से काम करते थे, अब कहते नहीं, इस पे हमारा ही शासन होगा। इस संघर्ष का सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो सबसे अच्छा समाधान क्या है बच्चों, कि एक सत्ता जो है वो साझाकरण की व्यवस्था स्थापित कर दे, जहां निर्णय लेने में दोनों समुदायों की भूमिका हो, किसी एक की नहीं हो, है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया इसका। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, आपका 7th का जो है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ये राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते बच्चों। 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन के सफल कार्यान्वयन का एक निश्चित संकेतक है? तो लोकतंत्र सफल चलता है, इसके लिए क्या सही होगा? तो सही होगा बच्चों कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना करना। जैसे बच्चों हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ना, उनके लिए मौलिक अधिकार आयोग हो गया, या फिर जो क्या बोलते हैं मानवाधिकार आयोग हो गया, इनकी स्थापना की जाती है ना। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि भाई लोकतंत्र सही से चल रहा है। ओके, अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो 8 का आपका जो है यहाँ पे कौन सा था हमारा, डी वाला, ठीक है। तो 8 का आपका डी राइट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। अभिकथन कारण आ गए हैं। अभिकथन कहता है बच्चों कि स्वयं सहायता समूह आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि वे आर्थिक शक्ति और अवसरों के अधिक न्याय संगत वितरण में योगदान होते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्या बोलेंगे, दोनों सही हैं और व्याख्या भी है आपकी। ओके बच्चों, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे स्रोत दिया गया, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों, कि अधीनता का सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि निर्णय उन लोगों द्वारा किए जाने चाहिए जो उनसे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। शासन में विकेंद्रीकरण, दक्षता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। उच्च स्तर के प्राधिकरण केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब निचले स्तर के अधिकारी कुछ मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में असमर्थ हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित संवैधानिक सिद्धांतों या संवैधानिक विधानों में कौन सा ऊपर वर्णित सिद्धांत के साथ सही बैठता है? तो वो कौन सा है बच्चों, कि केंद्र और राज्य साथ ही स्थानीय सरकार, इसके बीच में शक्ति का विभाजन। जब आप बच्चों 11th में जाओगे ना, तो 11th में एक चैप्टर है आपका स्थानीय सरकार के बारे में और एक है संघवाद वाला।
तो उसमें आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, इनके बारे में बहुत ही डीपली एक एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, तो बड़ा मजा आएगा 11th में, ठीक है ना। तो जुड़े रहिएगा हमसे। उसके बाद में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की शक्ति के बीच का विभाजन यहाँ पे बताया गया है। तो आगे देख लेंगे 10th का यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये राइट है। अब देखो 11th है बच्चों, वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों और लोगों के प्रभाव के माध्यम से दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या बताना है कि कौन सा उदाहरण वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा उदाहरण है बच्चों, बेंगलुरु में IKEA स्टोर चीन में निर्मित उत्पादों को बेचता है। तो चीन में निर्मित जो उत्पाद हैं वो बेंगलुरु में बेचे गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेंगलुरु में जो उत्पाद है चाइना से निर्मित हुए, प्रोडक्टेड हुए, वो वहाँ से बेसिकली इंपोर्ट करके आए होंगे यहाँ पे, है ना। चाइना ने एक्सपोर्ट किया होगा और बेंगलुरु ने इंपोर्ट किया होगा, तभी तो उसने बेचे होंगे अपनी दुकानों में आके। तो ये क्या दर्शाता है, वैश्वीकरण को दर्शाता है वस्तुओं के बारे में, है ना। इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा आपका क्या था हमारा 11th का बी वाला। ओके, तो 11th का आपका जो है ये रहा, देखो बच्चों बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 12 देखिए बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान आने वाली चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय जनता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वेच्छा से भाग लिया था। चलिए ठीक है, इसके अनुसार आपको क्या बताना है कि कौन सा उद्धरण जनता के दृष्टिकोण के लिए सबसे अच्छा है। तो वो क्या है बच्चों, जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में होती है। यानी कि जब आप जीना ये नहीं है कि आप गिर गए तो गिर गए, बल्कि जीना ये है कि गिर के आप उठे और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ये होता है, ठीक है। तो 12th का आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है और ये चित्र है इंपीरियल फेडरेशन 1886 का। तो आपको बताना क्या है कि पेंटिंग में दर्शाए गए निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक प्रस्तुत करने पर परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। यानी कि इस पेंटिंग के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है, मतलब कौन सा बिल्कुल सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा है कि शीर्ष पर स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द लिखे गए हैं और एटलस मानव श्रम का चित्रण दुनिया को अपने कंधों पर रखते हुए दिखाया गया। तो ये बातें ठीक है, लेकिन ये विरोध को दर्शाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ओके बच्चों, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो यहाँ पे देखो बच्चों, आपका जो आंसर है इस वाले का ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के 13th का आप यहाँ से देख लीजिए, पहले का क्या था हमारा डी वाला, ठीक है, आपका जो है डी वाला राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन 14 पढ़ो बच्चों कि प्रिंट क्रांति के बारे में नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन ए है, एक कारण आर है। इसको चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आप चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या कहता है कि मुद्रण के आविष्कार के साथ ज्ञान के वितरण, अनुप्रयोग और संरक्षण को मौलिक रूप में बदल दिया गया था। कारण, मुद्रण ने बुद्धिजीवियों को उन ग्रंथों का उत्पादन, टिप्पणी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया जो पूरे यूरोप में विचारों के रूप में फैले हुए थे। चलिए ये बात भी बिल्कुल सही होगी। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी जो है हमारा ये वाला एकदम राइट है, ठीक है, क्योंकि सही भी है मुद्रण के आविष्कार के बारे में और उसका क्या अर्थ पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो भी सही है हमारा, है ना। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखेंगे तो 14 का जो है वो आपका कौन सा है, सी वाला, ठीक है, ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है जिसने भारत में एक ही स्तर पर कई राजनीतिक दलों के उद्भव में योगदान दिया है। तो वो कौन सा बच्चों, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता। ये है सबसे पहला प्राथमिक कारक जिसने भारत में एक ही स्तर पर कई राजनीतिक दलों का उद्भव किया है। ओके, 15th का आपका यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी है ना, हाँ सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 है बच्चों, केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित नीतिगत निर्णयों में कौन सा संभावित रूप से व्यापार बाधा के रूप में काम करता है। यानी कि जो व्यापार है उसके बाधा के रूप में काम करता है। तो कौन सा है भाई, वो है बच्चों आयात पर उच्च टैरिफ लागू करना। यानी कि जो भी भारत जो है अपने देश में इंपोर्ट करता है, अपने देश में मंगाता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देना, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ही खराब तरीका है। क्योंकि जब आप व्यापार आप बढ़ा ही रहे हो तो दूसरे के देश के सामान को आपको सस्ते में मंगाना चाहिए, लेकिन अगर आप सस्ते पे नहीं मंगा रहे हो, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो, तो सिंपल सी बात है भाई, क्या हो जाएगा कि व्यापार को आप रोक रहे हो, उसको और कठिन बना रहे हो अन्य कंट्रीज़ की कंपनी के लिए, है ना।
इसी प्रकार से आपका जो 14th है इसका जो है सी वाला एक बार फिर से ये राइट है। चलिए 17th है बच्चों कि नीचे कार्टून है नीला बनर्जी प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट चित्रकार और कॉमिक्स कलाकार द्वारा बनाया गया है। तो ये कार्टून आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बताना क्या है कि कार्टून क्या चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कार्टून क्या चित्रित करने की कोशिश कर रहा है, ये ओके लिखा है। ओ शी डज नॉट वर्क सी एज ए हाउस वाइफ, ऐसा कुछ दिखाया गया यहाँ पे, है ना। कार में बैठा बंदा बोलता है। तो ये क्या है बच्चों, ये भारत में श्रम का यौन विभाजन दिखाया गया। किसका? भारत में श्रम के यौन विभाजन को दर्शाया गया है। ओके, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो बच्चों 17 का ये रहा, ऑप्शन ए राइट है। चलिए अब इसके बात करते हैं 18th की। तो 18th में बेसिकली बच्चों आपको एक टेबल दे दी गई है। अब इस टेबल के आधार पे आपको क्या करना है, टेबल के आधार पे बताना है अन्य सभी कारकों के समान रहने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य भविष्य में भारत के वैकल्पिक नेतृत्व पर प्रभाव डालेगा। तो वैकल्पिक नेतृत्व पर कौन प्रभाव डालेगा, तो दो प्रभाव डालेंगे। कौन कौन से? एक तो डालेगा पहला वाला यानी कि 2023, और एक डालेगा तीसरा वाला यानी कि 2040 का। ठीक है, आप थोड़ा इसको ढंग से अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से देखो, एक तरफ ईयर है, एक तरफ प्राइमरी है, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ हैं। तो जो प्रभाव डालेगा वो कौन सा करेगा बच्चों, वो डालेगा 2023 का और 2040 का। ठीक है, सेकंड वाला इस प्रकार से। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। ये रहा आपका पहला और तीसरा। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा गया है कि तालिका में दी गई जानकारी के आधार पे कौन सा कथन सही होने की संभावना है। तो कथन जो है इसमें सही होगा, आपका जो परिदृश्य दिया गया है वो ये है कि परिदृश्य 1 और 3 में द्वितीय के क्षेत्र में अधिकतम रोजगार अवसर सृजित होंगे। कैसे? देखो क्या कहा गया कि जो हमारा परिशिष्ट है पहला और तीसरा, इसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज में रोजगार मिलेंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरा ये देखो रोजगार हो गया, यानी कि ये वाला प्राथमिक, ये माध्यमिक है बच्चों, तृतीय ये वाला है आपका। ठीक है, ये तृतीय है, ये द्वितीय है, ये द्वितीय है आपका, और ये आपका पहला वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था कि डी में पहले और तीसरे में द्वितीय क्षेत्र में अधिकतम रोजगार जो ये सृजित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा पहला वाला और ये रहा आपका ये वाला, तो इसमें क्या होगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और पहले वाला जो मैंने आपको आंसर बताया था ना बच्चों कि परिदृश्य 1 या 3 है, तो वो 1 या 3 पता है कौन सा था, ये वाला परिदृश्य। ठीक है, एक ये परिदृश्य और एक ये वाला। ओके बच्चों, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा बच्चों जो निर्वाचित प्रतिनिधि को दर्शाता है, वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और अपने घटकों की ओर निर्णय लेते हैं। ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, तो 20 का हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, 20 का था हमारा बी वाला। ओके, तो ये आपका राइट है। चलिए अभी तक हमारे टोटल जो है वो 20 से 21 मिनट हो चुके हैं और इन्हीं 20-21 मिनट में हमने 20 MCQ कंप्लीट कर लिए। ओके, अब बात करेंगे बच्चों अपने खंडवी की अत्यंत लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो पहला दिया हुआ है बच्चों कि उपभोक्ता मामलों में मालदा के बाजारों में धावा बोला, कच्चा दाल रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों का छापा शिकायत मिला था कि सॉफ्ट ड्रिंक अधिक कीमत पर बेची जा रही है। तो छापा मारा तो पता चला कि यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक अधिक कीमत पर बेची जा रही है। क्वेश्चन क्या है, शीतल पेय को उच्च कीमत पर बेचे जाने के उपरोक्त उदाहरण में किस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारा जो कंज्यूमर ऑफ राइट है, ठीक है, तो ये किस हमारे अधिकार का उल्लंघन है, तो ये उल्लंघन है बच्चों हमारे क्या बोलते हैं, वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, पहला हो गया सूचना के अधिकार का उल्लंघन। दूसरा क्या है बच्चों कि शिकायतों के जवाब में किस उपभोक्ता अधिकार को लागू किया गया था। तो शिकायत के जवाब में किसका लागू किया था बच्चों, निवारण के अधिकार का। ओके, अब इसी प्रकार से 21 का आपका इंग्लिश मीडियम में ये पहला क्वेश्चन है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। और रही बात इसके आंसर की, तो ये आ रहे आपके दोनों के दोनों आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, श्रुति ने टीचर के लिए एक वेब खोज की और ये पाया कि 80% छवियों में महिलाएं थी, जबकि पायलट की खोज में
मुख्य रूप से उसने ये देखा कि पुरुष पाए गए थे। ठीक है, वेब खोज में ये देखा कि छवि में 80% थी तो महिलाएं, और पायलट में देखा गया कि मुख्य रूप से पुरुष थे। चर्चा कीजिए कि ये वेब खोज परिणाम सामाजिक धारणाओं और श्रम के यौन विभाजन को कैसे दर्शाते हैं, उदाहरण सहित। तो कैसे दर्शाते हैं भाई, ध्यान से पढ़ो। शिक्षकों के रूप में महिलाओं और पायलटों के रूप में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व नौकरी की भूमिकाओं की पारंपरिक धारणाओं को मजबूत करता है। ठीक है, कि शिक्षकों के रूप में यदि महिलाएं हैं और पायलटों के रूप में पुरुष हैं तो ठीक ही तो है, नौकरियों में ये उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। शिक्षण की भूमिका को महिला के लिए उपयुक्त देखभाल करने वाली नौकरी माना जा सकता है, जबकि पायलट की भूमिका को पुरुषों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मांग करने वाली नौकरी का आदर्श मान सकते हैं। सिंपल सी बात है, बच्चों को केयर करना, केयर तरीके से पढ़ाना, ये महिला कर सकती है आसानी से, महिला टीचर। वहीं पायलट का काम जो है फुर्ती से, बहुत जल्दी से, तो ये काम पुरुष अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से नर्स की नौकरी महिलाओं से अच्छे से जुड़ी होती है और इंजीनियर की नौकरी पुरुषों से जुड़ी होती है ना। ये रुझान जो है वो सामाजिक धारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और श्रम के यौन विभाजन को दर्शाते हैं बच्चों, जो कि बिल्कुल सही बात भी है ना। अब 22 का इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख लीजिए आपका जो आंसर है बच्चों। ओके, ये तो क्वेश्चन है सर जी, आंसर दिखाओ। ओके, तो ये रहा आपका 22 का क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करते हैं 23 की। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी वाले राजनीतिक संगठनों के भीतर पार्टी के सदस्यों के मूल अधिकारों पर संभावित परिणामों की चर्चा करें। यानी कि आंतरिक लोकतंत्र की जब कमी होती है तो ऐसे जो कमी वाले राजनीतिक संगठन हैं, इनके भीतर सदस्यों के जो मूल अधिकार हैं, इनके संभावित परिणामों की हमें बात करनी है। तो क्या क्या परिणाम रहेंगे? सबसे पहला, जो भी पार्टी के सदस्य हैं उनका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी संरचना के भीतर ही अपनी राय, अपने विचार, अपनी चिंताएं, अपने हाव भाव को प्रकट करना होता है। अवसर की समानता का अवसर है, अर्थात हर किसी जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। और भी देखो यहाँ पे एक आधा पॉइंट है, मतलब इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है बच्चों कि धार्मिक रूप से समरूप आबादी वाले एक काल्पनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या अभी भी कई राजनीतिक दल होने चाहिए? अपना औचित्य सिद्ध करें लगभग 40 शब्दों में। ठीक है, तो कैसे आपको करना है यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों अच्छे तरीके से। 23 का आपका जो है ये रहा आपका आंसर। हाँ भाई, क्योंकि धार्मिक रूप से समरूप आबादी के बावजूद कई राजनीतिक दल होते हैं। कौन कौन से? विविध राजनीतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने में मदद करते हैं, नीति निर्माण में मदद करते हैं, अधिनायकवाद से बचने में मदद करता है, मतदाताओं को एक विकल्प प्रदान करता है, और भी एक आधा प्रासंगिक बिंदु आप लिख सकते हो इसके अलावा। ओके, अब है 24। इसमें पूछा गया बच्चों कि भारत के उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योगों के संकेंद्रण बनाम भारत के दक्षिणी भाग में उनकी अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखो इस प्रकार से, वहां पे ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए जलवायु परिस्थितियां। दक्षिणी भारत की जलवायु ऊन के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो जलवायु दक्षिण भारत में वो उससे ऊन उगाया नहीं जा सकता है। दूसरा, कच्चे माल की कमी है। दक्षिणी भारत में भेड़ पालना व्यापक नहीं है, इसीलिए वहां पे कच्चे माल की कमी है, क्योंकि इसके क्या नाम है, ऊन उत्पादन के लिए कच्चा माल भेड़ों से मिलता है। कम मांग है, क्योंकि देखो गर्म और आर्द्र तापमान के कारण दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्र की कम मांग है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे, इसीलिए। इसके अलावा और भी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन सभी आवश्यकताओं को भारत के उपोष्ण क्षेत्र में पूरा किया जा सकता है, जो ठंडी वाले इलाके होते हैं। इसीलिए ऊनी वस्त्र भारत के क्षेत्र, भारत का जो केंद्र है, वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके बच्चों, तो 24 का आंसर ये हो गया। अब आप देख लीजिए 24 का आपका ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और 24 के क्वेश्चन का आपका ये आंसर यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी हमारे 27 मिनट्स हो चुके हैं। फटाफट से हम एक और सेक्शन कंप्लीट करते हैं, जिसमें 3 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बाकी बच जाएगा, उसे आपको पार्ट 2 में समझा दूंगा। तो 25 क्या कहते हैं बच्चों? सूखे के कारण पानी की कमी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सूखा होगा तो इससे कृषि उत्पादकता पे असर पड़ेगा, खाद्य संसाधन की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो भी कम हो जाएंगी, आजीविका भी प्रभावित होगी, जिससे कि मानव कल्याण इस पर असर पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि उपरोक्त कथन विभिन्न साधनों के बीच संबंध के बारे में क्या दर्शाता है? ठीक है, और ऐसी स्थिति संसाधन नियोजन की कमी का प्रतिनिधित्व कैसे करती है?
तो आ जाइए समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला, यह संसाधन के बीच परस्पर संबंध और अन्योन्यश्रिता का प्रतिनिधित्व करता है। यह खाद्य संसाधन की उपलब्धता पानी पर निर्भर करती है, इसको दर्शाता है। कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मानव संसाधन को यह प्रभावित करेगा, हमारी आजीविका को प्रभावित करेगा। ठीक है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति संसाधन नियोजन की कमी का कैसे प्रतिनिधित्व करेगी, तो कैसे करेगी बच्चों? यह स्थिति जल प्रबंधन की कमी और मानसून पर जो निर्भरता है उसका प्रतिनिधित्व करती है कि हमें जल प्रबंधन जो है ये करना चाहिए था, जो कि कमी रह गई हमारी। मानसून पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए था, ये कमी रह गई हमारी। ठीक है ना। अब 25 को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में समझाता चलता हूँ आपको, और इंग्लिश मीडियम में आप जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से रीड आउट करते चलिएगा। ठीक है। तो ये रहे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 26। यदि भारत संघीय प्रणाली के बिना काम करता है तो सबसे संभावित प्रभाव पर चर्चा करें। यानी कि अगर भारत में जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो नहीं होगी तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनमें से इन बिंदुओं को आपको उत्तर देने हैं। क्षेत्रीय स्वायत्ता कैसी होगी, शासन में प्रभावशीलता कैसी होगी, और निर्णय लेने की शक्ति कैसी होगी लोगों की। ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले क्षेत्रीय स्वायत्ता। क्षेत्रीय सरकारों के पास निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही कम या फिर होगी ही नहीं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरी तरीके से दबा दिया जा सकता है। दूसरा, शासन की प्रभावशीलता। स्थानीय मुद्दों पर अब उचित ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है। जिससे कि जमीनी हकीकत और शासन के बीच का जो डिस्कनेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो लोकतांत्रिक हो जाएगी और कम समावेशी होगी, क्योंकि फिर कुछ समाज के समूह ही बचेंगे, अगर सरकार नहीं होगी तो वही निर्णय लेंगे, है ना। ऐसी चीजें हैं। अब 26 के सारे पॉइंट जो है पहले क्वेश्चन वाले इंग्लिश में यहाँ से देखो। ठीक है। और इस क्वेश्चन की इंग्लिश की बात करें आंसर की, तो ये रहे आपके सारे के सारे आंसर। ओके बच्चों, 3 पॉइंट में आपको इसका आंसर लिखना है जो कि आपको मैंने दे दिया है। चलिए क्वेश्चन 27, भारतीय रेलवे के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो कथन एक क्या कहता है कि भारतीय रेलवे काफी हद तक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम रहा है। बिल्कुल ठीक है। कथन 2, निजी कंपनियां भारतीय रेलवे बाजार में प्रवेश कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताना क्या है, S1 और S2 भारत में रेलवे क्षेत्र में किस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान से इसको पढ़ें। तो क्या दर्शाते हैं, S1 और S2 यह भारतीय बाजार में सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। निजी ट्रेनों के चलने से सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, ग्राहक का अनुभव अच्छा होगा। यह भारतीय जनता के लिए विकल्पों में विविधीकरण करेगा, क्योंकि अब हमारे पास में सड़क और वायु के अलावा अब हमारे पास में रेल परिवहन भी आ गया है। ठीक है। इससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश भी होगा, लेकिन इससे रेलवे आम जनता के लिए अप्रभावी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है। ये चीजें हैं, टैक्स उसे कम मिलेगा, ये ऐसी चीजें आ सकती हैं, ये चीजें थी। अब 27 का इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 1 ये है और स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पे रही। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले। अच्छा एक सेकंड, आंसर तो बताओ सर जी इसका। चलिए कोई बात नहीं, 27 का आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा क्षेत्र संगठित या असंगठित रोजगार के लिए बेहतर समझाना। अर्थात देखो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संगठित और असंगठित रोजगार के लिए बेहतर है, समझाइए। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखिए सबसे पहले यह एक प्राथमिकता है कि जो विभिन्न कारकों पर निर्भर हो सकती है। लोग संगठित क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं। देखिए 2 प्रकार से होते हैं कि लोग संगठित क्षेत्र में भी काम करना पसंद करते हैं और असंगठित क्षेत्र में भी काम करना पसंद करते हैं। अब संगठित में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है, समाज सुरक्षा का लाभ मिलता है और नियमित आय होती है इनकी। ठीक है। और जो असंगठित होते हैं इसमें थोड़ा लचीलापन होता है, कागजी कार्रवाई से इसमें बचा जा सकता है, और जो रोजगार है जल्दी इसमें रोजगार मिल जाता है। ओके। अब 28 का इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से देखिए, आपके जो क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर को आप यहाँ से देख लीजिए। 28 का आंसर आपका ये रहा बच्चों। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, फिर आज के सेशन को एंड करेंगे। अभी हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आधुनिक काल में जनमत को आकार देने तथा सूचना के लोकतंत्रीकरण में समाचार पत्रों की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है।
तो आधुनिक काल में जनमत को आकार देने तथा सूचना के लोकतंत्रीकरण में समाज पत्रों की क्या भूमिका होगी? तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो समाचार होते हैं, इससे सूचना का प्रचार प्रसार होता है। समाचारों से सार्वजनिक जो प्रवचन है इनको आकार मिलता है, इनको एक मंच के रूप में काम करने का मौका मिलता है। इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ती है और समाचार से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब इन्हीं को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लीजिए। 29 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और रही बात इसके आंसर की, तो 29 का आंसर आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये रहा आपका। ओके बच्चों, तो सेक्शन डी में हमारे बेसिकली दीर्घ क्वेश्चन है 5 नंबर के 4, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको अथवा मिलेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व और प्रमुख मील के पत्थर का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार से रहेगा कि एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस एंड की माइलस्टोन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो किस प्रकार से रहा था बच्चों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की इंपॉर्टेंस और प्रमुख मील के पत्थर? तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे प्रमुख मील के पत्थर, इसको मैं थोड़ा पतला कर दूं। देखो, सबसे पहले आप दांडी मार्च के बारे में बताओगे। तो नमक उत्पादन करने के लिए महात्मा गांधी जी दांडी तट पहुंचे थे। ठीक है, 240 मील का मार्च प्रतिरोध एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। पता है कैसे किया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? क्योंकि बहुत सारी मैगजीन्स, पत्रिकाएं इनका ना वो कर रही थी, विरोध कर रही थी, इनके बारे में गलत लिख रही थी कि ये कभी सफल नहीं होगी दांडी यात्रा वगैरह, ऐसे ऐसा कुछ बोल रही थी। लेकिन जब ये सफल हुई तो वो शर्मिंदा हो गई इस मामले में, है ना। फिर उन्होंने लिखा कि ये तो जो हमने सोचा नहीं था इतिहास में ऐसा होगा, वो इन्होंने करके दिखाया, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे इनका ध्यान बहुत जगह मतलब ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो दांडी मार्च की बात हो गई। दूसरी है दमन और कारावास की। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने दमन और गिरफ्तारी के जवाब दिए और सार्वजनिक आक्रोश को बढ़ावा दिया और आंदोलन को मजबूत किया। यानी कि देखो, ब्रिटिश अधिकारी जो थे ये बेसिकली रॉलेट एक्ट वगैरह जो आपने पढ़ा था ना, तो ये ब्रिटिश अधिकारियों ने रॉलेट एक्ट किया हुआ था, तो दमन और गिरफ्तारी हो रही थी। तो इसीलिए जो गांधी जी थे इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद वार्ता और परिणाम की बात आती है। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के कारण कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार इनके बीच में बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये पूर्ण रूप से कायम नहीं हो पाई थी। ठीक है, जन भागीदारी यानी कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल हुए, अमीर भी शामिल हुए, गरीब भी शामिल हुए, नीची जाति के शामिल हुए, अमीर जाति के शामिल हुए, बहुत सारे लोग शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था? तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। जैसे हम लोग होली नहीं जलाते हैं, वैसे ही जो ब्रिटिश कपड़े थे, उनकी जो वस्तुएं थी, उनकी होली जलाई गई थी। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ, क्योंकि देखिए ये इंटरनेशनल लेवल तक जब पहुंच गया तो सिंपल सी बात है नेशनल लेवल पे भारत में भी पहुंचा होगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर आंदोलन ने जागरूकता बढ़ा दी। ठीक है, सक्रिय भागीदारी बढ़ा दी और जनता के बीच एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। विरासत और प्रेरणा क्या मिलती है इसके? तो अहिंसक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में आंदोलन की विरासत ने दुनिया भर भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। देखो, ये आंदोलन पूरी तरीके अहिंसात्मक था, यानी कि हिंसा, मारकाट वगैरह कुछ नहीं हुई थी, है ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ था और ये सफल भी हुआ। तो इससे विश्व के अनेक देशों में प्रेरणा मिली, जो इसको आंदोलन और भी आंदोलन कर रहे थे, तो वो भी शांति से और गांधी जी के तो नक्शे कदम है उस पर चलने लगे थे, है ना। इस प्रकार से आंसर लिखना था आपको। अब वही आपका यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, अभी हमने पढ़ा था। इसका आंसर आप देखेंगे तो की माइलस्टोन्स के बारे में आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, दांडी मार्च वगैरह हो गया, नेगोशिएट कैसे हुआ, क्या आउटकम्स निकले, बाइकआउट कैसे किया गया ब्रिटिश गुड्स का, और भी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, चलिए अब इसके अथवा की बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि भारत में विरोध के अधिकार के बारे में निम्नलिखित अंश पढ़ें और नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप चाहें क्या, हम खुद ही पढ़ते हैं। देखो, भारत का संविधान विरोध करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं, यानी कि हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है, जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के व्यापक अधिकारों से लिया गया। सिंपल सी बात है, हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना बच्चों, उसमें अनुच्छेद 19 है। आप 11वीं में जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो अनुच्छेद 19 में हमें कुछ जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की भी है। तो ये जो है ना कि विरोध करने का मौलिक अधिकार, ये इसी में आता है। हालांकि यह अधिकार भारत की संप्रभुता के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप जो है विरोध नहीं कर सकते, आप विरोध कर सकते हो, लेकिन आप देश को तोड़ने की बात, हिंसात्मक कार्रवाई, सांप्रदायिक हिंसाएं वगैरह, मारकाट, मारधाड़, ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो आप अपने भाषण में, अपनी सभा में।
नहीं तो भाई आप पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी फिर। ठीक है, ये चीजें। अब स्रोत है लीगल सर्विस इंडिया का। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 20वीं शताब्दी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नियोजित सत्याग्रह के तत्वों का परीक्षण भारतीय संविधान द्वारा किए गए विरोध के अधिकारों के साथ उनके संरेखण के आलोक में कीजिए, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कैसे आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे आप इस प्रकार से कि सत्याग्रह के तत्व जो कि वर्तमान समय के विरोध के अधिकार के साथ संरेखित हैं, इसमें अहिंसा, शांतिपूर्ण विरोध, मानवाधिकारों का सम्मान करना, संवाद करना और बातचीत के माध्यम से अपनी समस्या को सुलझाना, ये सभी सत्याग्रह के वर्तमान में तत्व दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये पहलू जो भी हमने अभी पढ़े, अहिंसा, शांतिपूर्ण विरोध, मानवाधिकारों का सम्मान, संवाद, बातचीत, ये सभी जो हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों की और हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो हमारा असहमति का विरोध का अधिकार है, इसको और बढ़ावा देते हैं। ठीक है, हालांकि सत्याग्रह के कुछ तत्व हैं जो भारतीय संविधान के विरुद्ध जा सकते हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा के कार्य जिसमें कानून तोड़ना, सार्वजनिक व्याख्या को बाधित करना शामिल है। ये सभी क्या होते हैं, ये जैसे कानून क्या तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कि नमक बनाया गया तो कानून तोड़ा ही गया था एक प्रकार से, है ना। तो ये गलत साबित हो सकता है समाज में, तो डिपेंड करता है बच्चों कि हम उसके क्या मूल्यों को अपने अंदर समाहित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सत्याग्रह की तकनीकें जो आवश्यक सेवाओं में बाधा डालती हैं या सरकारी मशीनरी के काम में बाधा डालती है, उन्हें असंवैधानिक माना जा सकता है। क्योंकि देखो, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो टीचर, वकील और भी न जाने बहुत सारे टाइप के लोग सारी सेवाओं को छोड़ के आ गए थे। अब ब्रिटिश सरकार को अपनी पूरी कानूनी व्यवस्था, जो फौजी वगैरह थे, पुलिस वाले, उन्हें इसी में लगाना पड़ा था, तो इससे कानूनी व्यवस्था नष्ट हुई थी ना उस टाइम पे। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं और कुछ इसके ऊपर पॉइंट हैं। ठीक है ना, तो सत्याग्रह की कुछ अच्छी भी बातें हुई हैं तो कुछ गलत भी हुए हैं, इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब 30 के आप इंग्लिश मीडियम की बात कीजिएगा, तो ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और बात करें इसके आंसर की, तो ये रहा बच्चों आपका कंप्लीट आंसर, यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ध्यान से देखें बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश में लोकतंत्र कितना सफल रहा है, यह मापने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए थिंक टैंक को काम दिया गया। ठीक है, यानी कि एक सोचने वाली सतह को काम दिया गया कि भाई आप ये देखो कि किसी देश में लोकतंत्र कितना अच्छा तरीके से काम करता है। ठीक है, अब उन प्रमुख संकेतकों पर चर्चा करें जिन पर थिंक टैंक को इस रूपरेखा तैयार करते समय ये विचार करना चाहिए और समझाएं कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने में ये कारक महत्वपूर्ण क्यों है। तो आ जाइए, आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे बच्चों कि जो ये थिंक टैंक है, जो समुदाय है, वो संगठन है, वो लोकतंत्र के परिणामों के बारे में जब चर्चा करेगा तो वो क्या क्या याद रखे, क्या ध्यान में रखे। तो सबसे पहला कारक है बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अर्थात उस थिंक टैंक को यह एक स्वास्थ्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, ये याद रखें। ठीक है, ये नागरिकों को सूचना देने का अधिकार रखता है, ये महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि सही जानकारी होने के बाद ही नागरिक सरकार में जवाबदेह ठहरा सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी संरक्षण है, यहाँ पे दिया गया है। हमारे संविधान ने एकता को उनके और उनके विकास के लिए ये बेसिकली वो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद गरीबी की बात आती है, तो कई सालों से गरीबी भारत में बहुत है, तो वर्षों से गरीबी को कम करने में लोकतंत्र का बहुत बड़ा हाथ है। कानून के शासन की बात आती है, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की उपस्थिति कानून को बनाए रखने में मदद करती है और नागरिकों के लिए निष्पक्षता, न्याय और समान उपचार सुनिश्चित करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी बातें थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, सहमति दीजिए। अर्थात एक स्वतंत्र मीडिया और निष्पक्ष मीडिया ये लोकतंत्र का, जैसे कि आपको पता है, चौथा स्तंभ है। तो बताइए कैसे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए जो मीडिया होती है, ठीक है, मीडिया जो है ये लोकतांत्रिक सरकार को जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यानी कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, जवाबदेह हो, उत्तरदायी और वैध सरकार हो। ठीक है, धांधलीबाजी या फिर किसी अन्य तरीके से ना गई हो सत्ता में। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि इसने अपने नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाया है। ठीक है, जो सरकार होती है वो, इसे ये सुनिश्चित करना होगा
कि उसके नागरिकों को सूचित किया जाए और उसे विकल्प भी दिया जाए, इनकी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से काम करे। इससे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में है कि चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया एक लोकतांत्रिक सरकार के इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है, इसीलिए ये लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए, उत्तरदायी वैध सरकार बनाने के लिए, ठीक है, मीडिया ये सुनिश्चित करती है कि किस प्रकार नागरिकों को अपने कर्तव्य, अपने निर्णय वो ले सके स्वतंत्र होकर। मीडिया सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को इन्फॉर्मेशन मिले और एकदम राइट इन्फॉर्मेशन मिले। मीडिया सुनिश्चित करती है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से आंसर था आपका। अब यहीं पे आप देख लेंगे इसका इंग्लिश वर्जन। तो पहला आपका ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर 31 का ये रहा, पूरा का पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, वो देखिए ये रहा। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे आपको करना है, तो इसका आंसर आप बेसिकली यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये रहा आपका कंप्लीट। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्या कहा गया है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जो व्यक्तियों को ऋण के अनौपचारिक स्रोत के ऋण लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि आपको उन सोर्स को, उन सिचुएशंस को हमें डिफाइन करना है कि जो कि व्यक्तियों को ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं इनके लिए प्रेरित करती है। तो वो क्या क्या होते हैं? अब देखिए ये ना कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि हमें पैसा अगर आज जल्दी चाहिए होता है तब हम ऋण ले लेते हैं। ठीक है, संपार्श्विक की अनुपस्थिति होती है, दस्तावेज अनुपलब्ध होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम किसी से कर्जा ले लेते हैं, है ना। एकदम छोटे ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ी, आपने कर्जा ले लिया 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। तो ये क्या है, ये तत्काल वित्तीय आवश्यकता थी आपकी। अब इसके लिए कोई दस्तावेज वगैरह की जरूरत तो हमें पड़ी नहीं थी, है ना। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अनियमित आय होती है यहाँ पे। ऋण के औपचारिक स्रोतों तक सीमित है और प्रतिबंधित पहुंच होती है यहाँ पे। ओके, ये चीजें हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों कि ऋण की अवधारणा के अभाव में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक आर्थिक प्रभावों को लिखिए। अर्थात ऋण की अवधारणा के अभाव में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हैं, ये आपको बताने हैं। तो कौन कौन से आर्थिक प्रभाव होंगे? देखिए, व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने के लिए धन तक सीमित पहुंच, ठीक है, ये क्या दर्शाती है? ये बचत की सीमित क्षमता को दर्शाती है। शिक्षा और कौशल विकास के वित्त पोषण की सीमित क्षमता को दर्शाती है। कारों, घर इत्यादि जैसी बहुत अधिक मूल्य वाली जो वस्तु हैं इनको खरीदने की सीमित क्षमता को दर्शाती हैं और सीमित वित्तीय लचीलेपन सुविधा को दर्शाती है। इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब इसी 32 को इंग्लिश में देखिए कि डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस दैट ड्राइव इंडिविजुअल्स सीक लोन्स फॉर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो किस प्रकार से लिखेंगे? ये आपके सारे के सारे टॉपिक हैं, टॉपिक इन द सेंस कि पॉइंट है आपके। ओके, एंड सेकंड है आपका कि और आ जाता है यहाँ पे। अब और में है बच्चों की स्टेट द पोटेंशियल नेगेटिव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस दैट वुड अराइज इन इकोनॉमी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। तो किस प्रकार से होगा, आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो। चलिए आगे बात करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 थोड़ा सा बड़ा ये दे दिया गया है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो सीधा, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के विकास का आर्थिक विकास, पर्यावरण और सतत विकास के लक्ष्य पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ विश्लेषण कीजिए। सिंपल सा आपको क्या बताना है कि दिल्ली और देहरादून का जो एक्सप्रेसवे का विकास है, ठीक है, ये विकास का समाज पे या फिर देश की अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है ये बताना है। किस संबंध में? आर्थिक संबंध में, पर्यावरण संबंध में और सतत विकास के लक्ष्य में। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास क्या हुआ है? अब जब रेल एक्सप्रेस वे बना है तो यात्रा का जो समय है इसमें कमी हो गई है। अब इससे क्या हुआ है? कम टाइम में व्यापार अच्छे से हो जाता है, पर्यटन भी अच्छा बढ़ता है, इससे घाटी में अधिक निवेश हो पाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब निर्माण में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, क्योंकि देखिए समय कम लग रहा है, आसानी से लोग पहुंच रहे हैं, निवेश ज़्यादा हो रहा है, तो फैक्ट्रियां, उद्योग ज़्यादा लगेंगे, रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों पर्यावरण का। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका दूसरा पॉइंट है।
और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है बच्चों, ये रहा सतत विकास का, इधर उधर हो गया कोई नहीं, ये तीसरा पॉइंट है आपका। तो पर्यावरण विकास पे क्या असर होगा, इको सेंसिटिव जोन से गुजरने से वनस्पतियों जीवों का नुकसान। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई हाईवे निकल रहा है, वो ऐसी जगह से निकल रहा है जहाँ पे जंगल है, या ऐसी जगह से जहाँ पे किसी जानवर का घर है, या ऐसी जगह से मान लेते हैं जहाँ पे कोई फार्म वगैरह है, उसको हटाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वनस्पतियां हैं, जो जीव हैं, उनको नुकसान होगा। ठीक है, वाहनों के उत्सर्जन से, अब देखिए औद्योगिक क्रांति जैसा ही तो सीन हुआ यहाँ पे भी, तो क्या होगा कि वाहन जो है, इसमें डीजल गाड़ी वगैरह इसमें यूज होता है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण होगा। अब बारी आती है बच्चों सतत विकास की। तो सतत विकास क्या होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो चिंताएं हैं हमारा, इसकी ओर ध्यान जाएगा। ठीक है, वन्य जीव ये गलियारे बन जाएंगे। ठीक है, ग्रीन निर्माण विधियां कार्बन उत्सर्जन की समस्या को हल कर सकती हैं, ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से जो भी हाईवे वगैरह निकलता है उसका ये पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना था। ओके, चलिए अब हाई वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख लीजिए 33 को इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल एंड द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कैसे लिखेंगे 33 का आंसर, ये है आपका। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, एनवायरमेंट की बात करेंगे, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। कंप्लीट है। चलिए 33वें के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर केस वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों कि ब्रिटानिका डिक्शनरी के अनुसार जब दुनिया को एक समुदाय के रूप में देखा जाता है जिसमें लोग कंप्यूटर, टेलीविजन आदि से जुड़े होते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो दुनिया एक वैश्विक मंच बन जाती है। ठीक है, आंसर के क्वेश्चन क्या है कि इसके अनुसार बताइए वे दुनिया को वैश्विक गांव बनाने में हवाई परिवहन की भूमिका का विस्तार से बताते हैं। सिंपल सी बात है, जो वर्ल्ड है उसको एक गांव बना दिया है, तो इस गांव को बनाने में जो हवाई परिवहन है, एयरवे जो है ना हमारा, उसकी भूमिका हमें बतानी है। ठीक है, तो आज ही भूमिका लिखेंगे। तो एयरवे की भूमिका कुछ इस प्रकार से बच्चों लिखेंगे। सबसे पहले अभिगम्यता, अर्थात हवाई परिवहन ने दूर के स्थानों तक पहुंच बहुत ही आसान कर दिया। जैसे आज के टाइम पे हम इंडिया से हम अमेरिका चले जाते हैं, इंडिया से किसी भी कंट्री में चले जाते हैं आसानी से। हालांकि कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, ट्रिपल कनेक्टिंग होती है, फोर्थ कनेक्टिंग होती है, कहीं डायरेक्ट भी जाती है इस प्रकार से। ठीक है, जिससे यह उन मामलों में यात्रा का एक सुविधाजनक तरीका बन गया जहां परिवहन के अन्य साधन अव्यावहारिक हैं। जैसे भारत से किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है बच्चों, मान लीजिए आपको ही जाना है, तो आप जो है रेल से चले जाओगे, नहीं पहुंचोगे, सड़क से पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, बीच में समंदर है बहुत बड़ा, है ना, इसीलिए आप हवाई जहाज से जाओगे। तो वहां भी जब जाना संभव हो गया जहाँ पे हम नहीं जा पाते थे अन्य यातायात के साधन की वजह से। आगे अब एयरवेज से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो अच्छा हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि हवाई मार्गों की जो कीमत है वो त्वरित आवाजाही से पूर्व श्रृंखलाओं में क्रांति आ गई है, जिससे कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से पहुंच मिली है। सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, ठीक है, शिपमेंट कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुमूल्य होती हैं और जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा बाहर रखा गया तो। इसीलिए ऐसे माल के व्यापार के लिए, जो कि काफ़ी महंगा होता है, अरबों में कीमत होती है इसकी, तो ऐसे माल के व्यापार के लिए, वस्तु सेवा के व्यापार के लिए एयर भी बहुत अच्छा साधन निकल के आया। पर्यटन को बढ़ावा मिला इससे, क्योंकि देखो जब हमें ये पता है कि हम किसी देश में जाएंगे तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हम अंटार्कटिका जा सकते हैं, उस महाद्वीप पे जा सकते हैं, उसके और भी किसी अनदर कंट्री में जा सकते हैं, है ना, अंडमान निकोबार हो गया, मॉलदीव, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, व्हाटएवर, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं? बहुत ही आसानी से कम पैसे में हम जा सकते हैं बच्चों, हवाई जहाज के द्वारा, है ना। तो इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी वजह से हमारे भारत में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और भी आ जाता है बच्चों कि जो विभिन्न परंपरागत रीति रिवाज हैं, इसकी समझ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, व्यापार आगे बढ़ता है, साथ ही मानवीय सहायता भी अच्छी बनती है। अब देखिए वैसे पॉइंट आपको मैंने समझा दिए, आंसर जो ऊपर बताया ना उतना इनफ है। अब ये भी याद करना चाहो तो याद कर लो आप आसानी से। ओके, चलिए अब इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए बच्चों, ये रहा आपका इंग्लिश वर्जन। और रही बात इसके क्वेश्चन के आंसर की, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटिंग इंटरनल ट्रेड एंड बूस्टिंग टूरिज्म, एडवांसिंग बिजनेस एंड डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन एंड द क्राइसिस रिस्पॉन्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सभी को, आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो फटाफट से सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए कमेंट में, यस सर जी हमें सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है।
ओके बच्चों, तो फटाफट से बताइए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो अगला जो हमारा सेक्शन है ये खंड ई है हमारा, केस आधारित प्रश्न, ठीक है। अभी केस आधारित प्रश्न 4 नंबर के हमारे टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 3, 12 नंबर का सेक्शन है। अब केस क्या है हमारा, केस ये है बच्चों जलवायु के बारे में, इसमें है स्मार्ट किसी के बारे में जानकारी पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो जलवायु है, इसके बारे में दिया गया है, तो लिखेंगे जलवायु स्मार्ट कृषि यानी कि CSA। इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, चलिए, तो जलवायु स्मार्ट कृषि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कृषि खाद्य प्रणालियों को हरित और जलवायु लचीला प्रथाओं की ओर बदलने के लिए कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों तक पहुंचने का समर्थन करता है। CSA 4 बेटर्स के आधार पर खाद्य और कृषि संगठन रणनीति फ्रेमवर्क 2022 और 31 का समर्थन करता है। अब ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, क्वेश्चन ये है कि CSA के एक विशेषज्ञ ने भारत में बाजार के उत्पादन और खपत में वृद्धि का सुझाव दिया था, उनके रुख को सही ठहराइए। बिल्कुल ठीक है, सही ठहराते हैं। उन्होंने कहा था कि बाजार का उच्च पोषण मूल्य होता है, बाजार का उच्च पोषण मूल्य होता है। अब किस प्रकार से होता है, तो वे वर्षा पर निर्भर होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाजार को फलने फूलने के लिए बहुत ही अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें गरीब देशों में महान वाणिज्यिक अनाज विकल्प बनने में मदद करता है, इस प्रकार से। दूसरा क्या था बच्चों कि भारत में CSA के बारे में सोचने की आवश्यकता क्या है, और ऐसे 2 तरीके से हो जाइए जिसके माध्यम से भारत CSA की ओर बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ सकता है, कोई 2 सुझाव क्या है, सारी की सारी चीजें आपकी दी गई हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बदलती जलवायु के कारण भारत में CSA के लिए योजना शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तरीके क्या हो सकते हैं, फसल के लिए कीट क्षति के लिए प्रतिरोध आनुवांशिकता से संशोधित बीज का उपयोग करें। जैविक और प्राकृतिक जो खेती है इसको स्पष्ट किया जाए, इस प्रकार से है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं बच्चों अगले पार्ट की। अब ये तो हो गया यहाँ पे 34 का इंग्लिश वर्जन, देखो बच्चों 34 का इंग्लिश वर्जन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, 34 का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा, इंग्लिश वर्जन का आंसर आपका। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। अब इसमें क्या है बच्चों, ये भी ध्यान से आपका, तो पढ़ते हैं इसको। जनसंख्या प्रवृत्तियों और गतिशील गरीबी में कमी और सतत विकास की संभावना पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि जब जनसंख्या परिवर्तित होती है, बढ़ती है, तो इससे भारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संसाधन कमी हो जाती है, सतत विकास की संभावनाएं, इस पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी जनसंख्या की गतिशीलता को प्रभावित करती है और प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना और ग्रामीण शहरी वितरण सहित इन सब का देश के विकास की संभावनाओं और गरीब के जीवन स्तर को बढ़ाने में संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रजनन स्वास्थ्य रहित बेहतर स्वास्थ्य में निवेश, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और इसके आवश्यक चीजें होती हैं। मृत्यु दर और रूपण से कम होना, ये चीजें यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे में निवेश कैसे रोकथाम योग्य बीमारियों और पुरानी परिस्थितियों को कम करने में योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है भाई, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बच्चों कि बेहतर स्वास्थ्य परिचर्चा में निवेश जो है ये लोगों को टीकाकरण, प्रसव पूर्व परिचर्या, सामान्य लोगों के उपचार जैसी अनिवार्य स्वास्थ्य परिचर्चाओं सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाता है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या प्रवृत्तियों एवं निर्धनता न्यूनीकरण के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या क्या होती है देखो, एक सेकंड, नीचे है क्या आंसर, अच्छा ये आंसर आपका पहले वाले का ही था, ये दूसरे वाले का आंसर है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन, ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ती है ये जो है क्या नाम, भोजन, पानी, भूमि सहित देशों के संसाधन पर दबाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि व्यक्तियों को पोषण, पर्याप्त आवास, संसाधन, धन, इसकी आवश्यकता पड़ती है।
तो ये बहुत ही दिक्कत आ सकती है जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों की गरीबी जनसंख्या की गतिशीलता से प्रभावित होती है। ठीक है, और फिर ये जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना और भी ये चीज़ें दी गई हैं। कथन का विश्लेषण कीजिए तथा निर्धनता एवं जनसंख्या के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालिए। तो आ जाइए विशेषता देख लेते हैं। देखो, तो कैसे बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि संसाधनों और बुनियादी ढांचों पर प्रभाव डाल सकती है और संभावित रूप से गरीबी बढ़ भी सकती है। जनसंख्या की आयु संरचना श्रम बाजारों और सामाजिक सहायता प्रणालियों को प्रभावित करती है, जो कि गरीबी के स्तर को प्रभावित कर सकती है। ग्रामीण शहरी वितरण आवश्यक सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच निर्धारित करती है, जिससे कि गरीबी दर और भी बढ़ जाती है। और भी एक चीजें हैं। अब इसके दूसरे वाले की बात करते हैं, इंग्लिश वर्जन की। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा पैसेज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, और ये इसके क्वेश्चंस हैं। रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है 35 का। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अपने मैप को डिस्कस करेंगे। और 36 का ये रहा आपका क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन। चलिए 36 देखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे पहले पूरा, फिर समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या बच्चों, मतलब फिर क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। ठीक है, बम्बई में AICC अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसमें गांधी जी के भाषण का निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और हिंदुस्तान में उनकी कार्य योजना को रेखांकित करते हुए देखें। देखिए, आप मुझसे यह ले सकते हैं कि मैं मंत्रालयों और इस तरह के लिए वायसराय के साथ सौदेबाजी नहीं करने जा रहा हूं। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम निजी भी किसी चीज को संतुष्ट नहीं होने जा रहा हूं। हो सकता है कि वह नमक और पेय बुराई आदि को उन्मूलन प्रस्ताव करेगा, लेकिन मैं कहूंगा इससे कम कुछ भी नहीं, स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं। यहाँ एक मंत्र है, एक छोटा सा, जो मैं आपको देता हूं। आप इसे अपने दिलों पर छाप सकते हैं और अपनी हर सांस को इसे अव्यक्त होने दें। मंत्र है करो या मरो, करो या मरो, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये शुरू होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? गांधी जी के द्वारा मंत्रालयों आदि के लिए वायसराय के साथ सौदेबाजी करने की अस्वीकृति का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों पर पड़ने वाले किसी एक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो क्या प्रभाव पड़ा था लोगों पर? इसकी वजह से प्रभाव ये पड़ा था, लोगों को ये पता चल गया था कि महात्मा गांधी जी दृढ़ संकल्प के साथ में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उन्हीं के इस रुख को अपना के दृढ़ संकल्प के साथ में इसमें शामिल होना चाहिए। भारत की गुलामी को कायम करने के लिए जीवित ना रहने का संकल्प लिया, यानी कि हम भले ही जीवित ना रहे लेकिन हम गुलामी नहीं सहेंगे, ये यहाँ पे उद्देश्य मिला। अगला देखो, यह मंत्र करो या मरो, यह मंत्र स्वतंत्रता के संघर्ष में नियोजित पहले की रणनीतियों से कैसे भिन्न है? तो कैसे भिन्न है पहले की रणनीतियों से? क्योंकि ये जो आंदोलन गांधी जी ने चलाए, इन आंदोलन का उद्देश्य बिना पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यानी कि आंदोलन क्या था? उद्देश्य क्या था? कि बिना हिंसा के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को किसी भी रियासत या आंशिक स्वतंत्रता को स्वीकार करना। पहले की रणनीतियां जैसे अहिंसात्मक, सविनय अवज्ञा और बातचीत, ये सभी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब इसके विरुद्ध क्या कहा गया कि करो या मरो। इस दृष्टिकोण का एक प्रस्थानिक संकेत ये देता है कि टुकड़े टुकड़े के बदलाव में तलाश से और इसके बजाय तत्काल और भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए जीने मरने को तैयार रहो, ये चीजें थी। आखिरी क्वेश्चन, आर्थिक संदर्भ में राजनीतिक माहौल पर चर्चा करें जिसका कारण था करो या मरो मंत्र अपनाने का। तो आज ही देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को और डोमिनियन का दर्जा देने के वादों को पूरा करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता चली गई। भारतीय नेताओं को वृद्धिशील सुधारने में मोहभंग हो गया था उनका, यानी कि वो सुधार नहीं पाए अच्छे से। कठोरता के कारण भारतीयों के बीच में असंतोष आया। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था और रहने की स्थिति पर युद्ध का प्रभाव देखा गया था। और भी एक दो पॉइंट है। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा की वकालत करते हुए अधिकार की मांग की। ठीक है, अंग्रेजों से बातचीत की थी, और भी बहुत सारी चीजें थी इसकी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी पॉइंट को आप जो आपका क्वेश्चन है 36 का, इसके पॉइंट को पढ़िए और तीनों के तीनों आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे
और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका ये रहा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का। चलिए एक आखिरी सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, मैप वाले की, और मैप को बड़े ध्यान से देखना है बच्चों। ठीक है, अब मैप में देखिए ये एक दो जो जगह हैं यहाँ पे अंकित की गई हैं। ठीक है, मैप में आपकी इसकी पीपीटी पढ़ा दूं क्या? देखो मैप में सबसे पहली आपकी जो जगह है, सर जी ज़्यादा हो गई, छोटी कर दो। चलिए देखिए ये आपकी सबसे पहली जगह है जो कि है वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था बच्चों? ये पहली वाली जो आपको जगह दे रही है ना, ए वाली, यहाँ पे हुआ था। वो ये कौन सी जगह है? ये है बच्चों आपकी अमृतसर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये आपकी अमृतसर है जो कि कहाँ पे बच्चों? पंजाब में। दूसरा मैप कहाँ पे है आपका? ये रहा देखो बी वाला। अब बी वाले के लिए हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है बच्चों कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी स्थान पे हुआ था। तो 1927 में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तो बच्चों मद्रास में। ठीक है, तो मद्रास हो जाएगा आपका ये बी वाला पार्ट। आगे देखिए, अब इसी मैप पे आपको क्या करना है? किन्हीं तीन को चिन्हित करना है। कौन कौन से तीन? एक तो सतलुज जो नदी है इस पर बांध बनाया गया, तो ये कहाँ पे बना था? उत्तरी भारत में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? भारत के पूर्वी तट पर सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? और महाराष्ट्र राज्य में एक परमाणु संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसी मैप को आप एग्जाम्पल के साथ में यहाँ से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? सबसे पहला क्या था कि सतलुज नदी पर बना बांध, तो ये कहाँ पे बना है? ये देखो बांध यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे बना है। ठीक है, पंजाब और जो क्या नाम है उत्तरांचल है इसके मध्य में, और नाम क्या है उसका? नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, उसके बाद में है उत्तरी भारत में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? तो ये पार्क कहाँ पे? उत्तरी भारत की बात हो रही है तो वो है बच्चों दिल्ली के नोएडा में। दिल्ली नहीं, यूपी के नोएडा में। ठीक है, नोएडा एनसीआर। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर सबसे दक्षिणी बंदरगाह, तो पूर्वी तट यानी कि ये जो तट होता है ना ये पूर्वी है आपका। ठीक है, इसे हम ईस्ट बोलते हैं, और ये जो है ये आपका वेस्ट वाला है। तो ईस्ट में कौन सा है बच्चों? ये है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन यहाँ पे ये देखो जो अंकित है ना ब्लैक मार्क से, ये तूतीकोरिन है। आखिरी कि महाराष्ट्र राज्य में एक परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, तो कौन सा है बच्चों? वो है तारापुर। अब तारापुर कहाँ पे है? ये रहा छोटा सा। ठीक है,